हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, क्लास 10th का। और क्लास 10th में हम लोगों का चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री का है, साइंस में। और ये हम लोगों का केमिस्ट्री का ये आखिरी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आज हम लोगों का ये दूसरा लेक्चर है। हम लोग पहला लेक्चर में क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो पढ़े थे कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्यों करते हैं, उसकी क्या आवश्यकता है, इसको कम्प्लीटली हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद प्रारंभिक प्रयास यानी कि तत्वों का जो आवर्त वर्गीकरण स्टार्ट हुआ था, तो प्रारंभिक में अलग अलग लोगों ने प्रयास किया इसको सजाने का, तत्वों को। तो उसमें से एक कौन थे? डॉबेरेनर थे, जिन्होंने कौन सा नियम दिया था? त्रियक नियम दिया था, यानी त्रियक सिद्धांत दिया था, जिसमें क्या था कि तीन तीन क्या है, तत्वों को एक ग्रुप में रखा था, और तीनों का गुण क्या होगा? एक जैसा होगा, रासायनिक गुण। और उन्होंने जो सजाया था, तो किस आधार पे सजाया था? द्रव्यमान के आधार पर, यानी कि द्रव्यमान के आरोही क्रम पे सजाया था। और दूसरी बात क्या था कि पहला तत्व और तीसरा तत्व का द्रव्यमान का औसत होता है कौन? दूसरा ठो, जो बीच में था। यहाँ तक हो गया, ये हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, इनके त्रियक का क्या कमी था? तो सभी तत्व इनके त्रियक में नहीं आया। उसके बाद दूसरा व्यक्ति है जिनका नाम क्या है? न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स का सिद्धांत का क्या नाम था? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। अष्टक का मतलब होता है 8 का नियम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूलैंड का अष्टक नियम। उसमें उन्होंने भी क्या किया था? बढ़ते क्रम में सजाया था क्या? परमाणु द्रव्यमान का। और उन्होंने ये कहा था कि हर 8वां तत्व पहले जैसा गुण दिखाता है, यानी पहला तत्व जो गुण दिखाता है, 8वां तत्व भी वही गुण दिखाता है। ठीक है। और इन्होंने जो सजाया था वो संगीत के अष्टक की तुलना से सजाया था। ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या था? इनकी कमी क्या थी कि इनका जो ये नियम है वो लगभग 20 तक ही रूल फॉलो होता है। उसके बाद भारी तत्व सब जो है वहां पे ये रूल फॉलो नहीं होता है। ठीक है। और इन्होंने नए तत्व के लिए भी जगह नहीं छोड़ा था। ये इनका क्या था? कमी था। उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे किसका? मेंडेलीव का आवर्त नियम। आवर्त नियम को भी हम लोग देख लिए थे। 7 पीरियड, 8 समूह, नए तत्वों के लिए इन्होंने स्थान छोड़ा था। ठीक है। नए तत्वों की भविष्यवाणी, यानी कि क्या है, नए तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी भी की थी। समस्या क्या था, यानी कि सीमा क्या है? तो हाइड्रोजन की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया है। और क्या नहीं किया है? समस्थानिकों का, ठीक है, वही है, सही अरेंजमेंट नहीं बता पाया। और कुछ तत्वों का गलत क्रम हो गया है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। ठीक है, यहाँ तो हो गया। फिर इन सभी को हम लोग क्या किए थे? डिटेल्स में पढ़े थे, ध्यान दो। फिर हम लोग क्या किए थे? इन सभी को क्या किए थे? इधर ध्यान दो। डिटेल्स में पढ़े थे डॉबरेनर का त्रियक सिद्धांत, इसको डिटेल्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, इसको भी हम लोग क्या कर चुके हैं? डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। उसके बाद मेंडेलीव वाला पढ़ रहे थे, मेंडेलीव की आवर्त सारणी, इसको भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ना शुरू कर दिए हैं। और लास्ट हम लोग यहाँ तक पढ़े थे मेंडेलीव की आवर्त सारणी की विसंगतियां। लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? मेंडेलीव की आवर्त सारणी की विसंगतियां। आज जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे कि उत्कृष्ट गैस जिसको कहते हैं, नोबेल गैस कहते हैं, या अक्रिय गैस भी कह सकते हो, जो ग्रुप नंबर 18 में है अभी वर्तमान पीरियोडिक टेबल में। ठीक है। जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है। जिसका बाहरी जो ऑर्बिट है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है इलेक्ट्रॉनों से। ठीक है। तो ध्यान दो, नोबेल गैस क्या बोला है कि नोबेल या उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया? ये पूछता है सवाल कि नोबेल गैस को या उत्कृष्ट गैस को अलग समूह में क्यों रखा गया। तो सुनो, नोबेल गैसें जैसे कुछ गैस का नाम है नोबेल गैस, जैसे He से क्या है? हीलियम, Ne से नियॉन, Ar से आर्गन, क्रिप्टन भी है, जेनन भी है। ठीक है। आगे और भी है बहुत सारा। तो पहले ये देखो, जो नोबेल गैस जैसे हीलियम, नियन, आर्गन, ठीक है, आदि का परमाणु क्रमांक जैसे 2 है, 10 है, 18 होते हैं। ठीक है। ये उनका क्या परमाणु क्या है? संख्या है।
परमाणु संख्या है। ठीक है, जैसे हीलियम का परमाणु संख्या 2, नियॉन का परमाणु संख्या 10 और आर्गन का परमाणु संख्या 18। एक बात ये भी तुम लोगों को पता है कि जिसका जितना परमाणु संख्या होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी उतना ही होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होता है जब वो न्यूट्रल रहता है, यानी उस पर जब कोई चार्ज नहीं रहता है। ठीक, तो देखो हीलियम, नियॉन और आर्गन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। हीलियम, नियॉन और आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को सजाएंगे हम लोग। ठीक है, यानी किस में कितना है। तो पहला ऑर्बिट को हम लोग क्या नाम देते हैं, के देते हैं, उसके बाद एल देते हैं, उसके बाद एम देते हैं, फिर एन देते हैं। इस तरह से क्लास 9th में ये है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को सजाया कैसे जाता है। तो ध्यान दो, हीलियम में 2 बाहरी ऑर्बिट के, इसका के में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आता है, तो ये क्या है, कंप्लीट है। ये क्या है, कंप्लीट है। नियॉन में 2 8 10, ठीक है। आर्गन में 2 8 8, यानी कि ये अपना ऑक्टेट पूरा किया हुआ, ऑक्टेट पूरा किया हुआ है, अपना ये डुएट पूरा किया हुआ है। यानी इसका जो बाहरी ऑर्बिट है, याद दो, यानी इसका जो बाहरी कक्षा है, ऑर्बिट है, वो क्या है, कंप्लीट है। यानी ऑक्टेट रूल को पूरा कर रहा है, जो डुएट को पूरा कर रहा है वो डुएट को पूरा कर रहा है। तो इसका मतलब है इसके बाहरी ऑर्बिट में और इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ठीक है, ये मतलब अपने हिसाब से क्या है, कंप्लीट है। ठीक, अगर कंप्लीट है तो ना इसको इलेक्ट्रॉन लेना है किसी से और ना ही किसी को और बाहर में एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो किसी को देना भी नहीं है। इसलिए ये अक्रिय यानी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। देखो क्या बोला गया, इनके बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते हैं, यानी कि ये बाहरी कक्षा जो है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होती है, पूर्ण होती है। इसलिए इनकी संयोजकता कितनी होती है, 0। वैलेंसी कितना होता है, 0 होता है, यानी 0। ठीक है, इसी कारण इन गैसों को एक अलग समूह में रखा गया। ठीक है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और रासायनिक व्यवहार अन्य तत्वों से क्या होता है, भिन्न होता है। यानी कि और जो तत्व है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है तो किसी का 2, तो किसी का 3 4 5 6 7। ठीक है, अलग अलग का अलग अलग देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि एक तत्व का 2 भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो कौन सा ट्रांजेक्शन एलिमेंट जो है, ठीक है, जो डी ब्लॉक का जो एलिमेंट सब है जनरली, वो सब में जब आगे पढ़ोगे हायर क्लास में तो वो सब देखोगे कि एक ही तत्व का 3 वैलेंसी पढ़ोगे। ठीक है, चलो यहाँ देखो, तो क्या बोला गया कि नोबेल गैस या उत्कृष्ट गैस को अलग समूह में क्यों रखा जाता है। अभी वर्तमान समय में ये कितना नंबर वर्ग में है, वर्ग नंबर कितना, 18 में, यानी ग्रुप नंबर 18 में है वर्तमान समय पे। इधर ध्यान दो सब बच्चा, कितना में है, वर्ग नंबर 18 पे है। बोला गया है कि उत्कृष्ट गैस या इनर गैस या अक्रिय गैस को क्यों अलग समूह में रखा जाता है, क्योंकि इनका बाहरी कक्षा पूर्ण होता है, इनकी संयोजकता 0 होती है, ये क्या होता है, किसी से रिएक्शन भी नहीं करता है, इसलिए ये क्या है, और इनका गुण अलग होता है, इसलिए इन लोगों को क्या किया जाता है, अलग समूह में रखा जाता है। ठीक है, समझ गए, इसको लिख लेना। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को अब क्या पढ़ना है, आधुनिक। तो पहले हम लोग शॉर्ट नोट्स जो हम लोगों को था वहां पे देख लेते हैं इसके बारे में, वहां पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलो पहले यह देख लेते हैं, आधुनिक आवर्त नियम। तो इसको ध्यान दोगे, ठीक है, इसी के आधार पर अभी हम लोगों का सजा हुआ है पूरा। तो देखो आधुनिक आवर्त नियम में क्या, इसको फिर डिटेल्स में अभी देखेंगे। तत्वों के गुण उनके परमाणु क्या है, क्रमांक के आवर्तीय फलन होते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, देखो परमाणु क्रमांक, क्या लिखा हुआ है, परमाणु क्रमांक। तो क्या बोला है, तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्तीय फलन होते हैं। अभी तक हम लोग जितना पढ़े, किसका पढ़े थे हम लोग, द्रव्यमान, द्रव्यमान के आधार पर। अभी हम लोग पहला बार पढ़ रहे हैं, जो क्या पीरियोडिक टेबल को सजाया जा रहा है वो किसके आधार पर, परमाणु क्रमांक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु संख्या जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु संख्या, यानी परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया जा रहा है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी की कुछ रचनाएं है, तो इसमें 18 ऊर्ध्वाधर है, यानी कि इसमें 18 समूह है। ठीक, सार्थ आवर्त है जो 36 पंक्तियां हैं। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ लेता है कि आवर्त सारणी में 36 क्या है, 36 पंक्तियों को क्या कहते हैं, या ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ लेता है कि आवर्त सारणी में
ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं, ठीक है। और आवर्त सारणी में क्या है, बोलेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, तो कितने, 18। समूह कितने हैं, 18। फिर कोई पूछ लेगा क्षैतिज पंक्तियां कितनी है, तो 7। या आवर्त कितने हैं, 7, ये बोलना है, ठीक। अब आगे सुनो, तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रम के अनुसार सजाया गया है, ये बात तुम लोग जानते हो, समझ गए। अब सुनो, समूह की विशेषता, ये जो ग्रुप बनाया है और आवर्त बनाया है, ग्रुप सब ऊपर से नीचे, ठीक है, आवर्त सब बाया से दाया तरफ। तो बोला है एक ग्रुप का क्या खासियत होगा, जैसे तुम लोग एक ग्रुप में हो, 10 क्लास हो, सब एक ग्रुप के बच्चे हो, ठीक है, सब 10 क्लास का सिलेबस पढ़ोगे, ठीक है। तो देखो क्या बोला गया है कि एक ही समूह के तत्वों के रासायनिक गुण समान होते हैं, यानी कि देखो ऊपर से नीचे आओगे, ठीक है, तो इन सभी तत्वों का जो गुण होगा, रासायनिक गुण क्या होगा, समान होगा, ठीक है। अपना बुक में देख सकते हो कि पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, इस तरह से टोटल 18 ग्रुप है। अब पहला ग्रुप में जो है उसको देख लो, दूसरा ग्रुप में जो वो देखो, ठीक। चलो ध्यान दो, तो क्या हो गया, इधर सुनो। तो बोला गया है कि समूह की विशेषता में क्या बोला है कि एक ही समूह के तत्वों के रासायनिक गुण क्या है, समान है, पहला बात। और दूसरा, बाह्य कक्षा में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि उसका जो बाहरी ऑर्बिट है, ठीक है, उसका जो बाहरी ऑर्बिट है, बाहरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा वो क्या होगा, समान होगा। जैसे हम लोग मान लो कि 18 ही ग्रुप को ले लो, ग्रुप नंबर 18 को ही ले लो, अभी हम लोग इनर गैस वाला पढ़े, सबका बाहरी में क्या था, 8 8 था, सिर्फ 2 वाला को छोड़ करके, ठीक है। उसके बाद अगर तुम इसको ले लो, हेलोजन को ले लो, 17 नंबर ग्रुप, सबके बाहरी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 7, सबके बाहरी यानी कि ऑर्बिट में कितना है, 7 7 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से तुम पहला वाला ले लो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे क्या है, लिथियम, लिथियम के नीचे क्या है, सोडियम, सोडियम के नीचे क्या है, पोटेशियम। सभी का अगर तुम बाहरी ऑर्बिट में देखोगे इलेक्ट्रॉन एक एक है। इसी तरह से मैग्नीशियम वाला इसको देखोगे, ग्रुप नंबर 2 को, तो उसमें भी तुम देखोगे क्या होगा, सब क्या है, 2 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये चीज है। अब आवर्त का सुनो, यानी ऊपर से नीचे रासायनिक गुण समान, और बाहरी, ठीक है, कक्षा यानी बाहरी ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा वो क्या होगा, समान होगा। नेक्स्ट, आवर्त की विशेषता, यानी कि ऐसे जाओगे तो अब क्या विशेषता दिखेगा, एक ही आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक संरचना में क्रमिक परिवर्तन होता है, जैसे पहला में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, इस तरह से क्या होता है, क्रमिक क्या होता है, क्या होता है, संरचना में बदलाव आता है। जैसे अब पहला ग्रुप में बाहर में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा ग्रुप में तुम जाओगे उसी पीरियड में तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, तो वो चीज है। उसके बाद बाएं से दाएं, बाएं मतलब तुम पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो अपना हाथ को माया लोगे, बाएं से दाएं इधर जाओगे जब, यानी कि 1 नंबर ग्रुप से लेकर 18 नंबर की तरफ जा रहे हो, बाएं से दाएं जाते हुए धात्विक गुण घटता है। इसका मतलब है पहला नंबर वाला जो ग्रुप है, फिर दूसरा है, तीसरा है, चौथा, इस तरह से पहला ग्रुप में धात्विक गुण सबसे ज्यादा, उसके बाद वाला में उससे कम, उससे बाद वाला में उससे कम, यानी कि ये पूछेगा कि बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है कि घटता है, या समान रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो तुम क्या कहोगे, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है। अगर यही पूछ लेगा कि बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण, तो उल्टा हो जाएगा, बढ़ता है, ठीक है। अगर धात्विक गुण घटेगा तो अधात्विक गुण बढ़ेगा, धात्विक गुण अगर क्या होगा, धात्विक गुण अगर घटेगा तो अधात्विक गुण बढ़ेगा, ठीक है। यहां तक हम लोग देख लिए, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करना है, यहाँ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर वहाँ डिटेल्स में पढ़ेंगे। लाभ क्या है, समस्थानिकों की समस्या का समाधान हुआ इसमें, ठीक है। हाइड्रोजन का उचित स्थान दिया गया, लेकिन अभी भी ये नहीं है, लेकिन अब माना गया उसको, ठीक है। उसके बाद तत्व के गुणों की सही व्याख्या, एक चैप्टर ही है हाइड्रोजन, क्लास 11 12 में तुम जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां तुमको एक चैप्टर ही मिलेगा हाइड्रोजन, लेकिन अभी शायद क्या है, हटा दिया है। नए तत्वों के आसानी से क्या है, समायोजित किया जा सकता है, यानी कि नए अगर ये होगा तत्व अगर आएगा तो उसको आसानी से हम लोग किसी जगह रख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को फिर इसको डिटेल्स में पढ़ लेना है।
तो एक बार देख लो लिखने के लिए कि आज कहाँ से पढ़े। ये सब तो पढ़ लिए हैं हम लोग पहले, यहाँ से पढ़े आज, है ना। इसको पहले लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ तुम लोग लिख सकते हो, जब वीडियो देखोगे तो यहाँ 1 सेकंड रोक दोगे, ठीक है। यहाँ रोक करके आराम से लिख सकते हो। उसके बाद ये लिख लेना है। इसको लिख लेने के बाद फिर हम लोग अपना वापस कहाँ चले जाएंगे, जहाँ से हम लोग डिटेल्स में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी देने वाले कौन व्यक्ति है? हेनरी मोसले, ठीक है। कौन है? हेनरी मोसले। आधुनिक क्या आवर्त सारणी को देने वाले कौन है? हेनरी मोसले। सिद्धांत तो हम लोग पढ़ लिए, किसके आधार पर सजाया गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी का सिद्धांत है तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या यानी कि जेड के आवर्तीय फलन है, ठीक है। किसके? जेड के, यानी कि परमाणु संख्या के आवर्तीय फलन है। ये समझ गए ना सब बच्चा? अब पहले तुम लोगों को अलग अलग तत्वों का परमाणु संख्या आना चाहिए, कम से कम 30 तक, कम से कम 30 तक के तत्व का परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, संकेत, नाम, सभी चीज पता होना चाहिए। उसके बाद 30 के बाद बहुत सारे और भी तत्व है, ठीक है। 20 कम से कम और जो इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों को बार बार यूज होता है, उसका कम से कम याद होना चाहिए, ठीक है। चलो ध्यान दो। अब हम लोग, ये तो हम लोग देख लिए, अब इसमें हम लोग कुछ कुछ गुण पढ़ेंगे, संयुक्तता पढ़ेंगे, ठीक है। संयुक्तता के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? परमाणु का आकार पढ़ेंगे, एटम का साइज, धात्विक और अधात्विक गुण पढ़ेंगे। उसके बाद विद्युत ऋणात्मक, क्या है? ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑक्साइड पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आवर्तता यानी कि क्या है? पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे, ठीक। उसका आधुनिक आवर्त सारणी का क्या है? में तत्व की पहचान कैसे करोगे, ठीक है। यहाँ तक पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज को इधर थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। चलो ध्यान दो। तो इसमें सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे? संयुक्तता। संयुक्तता को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी क्या होता है? कि जितना इलेक्ट्रॉन का वो क्या कर सकता है? लेन देन कर सकता है। तुम अगर समझना चाहोगे तो उतना कोई उस तत्व का क्या कहते हैं? संयुक्तता, वैलेंसी। जैसे हम लोग सोडियम को बहुत पहचानते हैं, सबसे जल्दी हम लोग सबसे ज्यादा जो एग्जांपल लेते हैं वो क्या लेते हैं? सोडियम को ही लेते हैं, Na, ठीक है। तो सोडियम जो है उसका वैलेंसी कितना है? एक है, सभी को पता है। सोडियम का जो वैलेंसी है वो कितना है? एक है। ये क्या है? सबको पता है। अब ये एक कैसे है? तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, यानी उसको इलेक्ट्रॉन को तुमको सजाने आना चाहिए। फिर इलेक्ट्रॉन को सजाने से पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या पता होना चाहिए। अब अगर तुम किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहते हो, सजाना चाहते हो, तो पहले उसका कितना इलेक्ट्रॉन है तुमको पता होगा, तब ना तुम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सजाओगे। फिर तब ना तुमको फिर संयुक्तता पता होगा। हाँ, याद करने का याद कर लोगे, रटने का रट लोगे, वो अलग बात है। अब इसी तरह से क्लोरीन है। क्लोरीन की संयुक्तता कितना है? एक ही है। लेकिन अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सजाओगे तो कैसे होगा? 287। सोडियम का 281। जैसे सोडियम का 11 है परमाणु संख्या, तो इसका होता है 281। क्लोरीन का कितना होता है? 287। लेकिन संयोजकता इसका तो एक ही है, इसका भी संयोजकता एक है। अगर संयोजकता की बात करें तो ये क्या करेगा? धातु है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? यौगिक बनाने में रिलीज कर देगा, दे देगा, ठीक। और ये अधातु है, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये ले लेगा। देना, जितना इलेक्ट्रॉन दिया उतना ही वैलेंसी, जितना इलेक्ट्रॉन लिया उतना ही वैलेंसी। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो वैलेंसी एक, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो वैलेंसी एक, यानी संयुक्तता एक। यानी जितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है उतना ही उसका क्या होता है? संयुक्तता होता है। एक सिंपल बात में इतना समझ लो, यानी जितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन उसका क्या कहलाएगा? संयुक्तता कहलाएगा। ये नहीं कि बोलेगे सर इसका बाहर में एक था इसलिए एक कहे, इसका बाहर में 7 है तो इसको 7 कहेंगे, वो नहीं।
इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने में या इसको अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, यानी इसको अस्थायी होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए या कितना इलेक्ट्रॉन ये दे दे, उतना कोई हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। देखो, परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से संबंधित गुणों, ठीक है, संबंधित गुण को संयोजकता कहते हैं। उसके बाहरी कोष में जितना भी इलेक्ट्रॉन की संख्या उपस्थित रहती है उससे संबंधित गुण, उससे क्या है, संबंधित गुण को ही हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, संयोजकता। जैसे इसके बाहरी में कितना, एक है, ये एक को क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो इसकी संयोजकता एक ही होगी। ये एक को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो इसकी भी संयोजकता क्या होगी, एक। ठीक, अब देखो धातु का क्या गुण है और अधातु का क्या गुण है। हम लोग धातु और अधातु वाला चैप्टर पढ़ लिए हैं, इसलिए हम ये चैप्टर शुरू करने से पहले या केमिस्ट्री शुरू में ही हम बता दिए थे कि अगर हम लोग 1 से लेकर 4 चैप्टर को बहुत अच्छा से पढ़ लेते हैं तो 5वां चैप्टर का बहुत सारा ऐसा चीज है जो हम लोग पढ़ लिए हैं। कहोगे तो संयोजकता भी पढ़ चुके हैं, बहुत सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे है तो हम लोगों को पढ़ना है। तो देखो, धातु, धातु का संयोजकता कैसे समझेंगे, कैसे हम लोग जानेंगे। तो धातु का जो संयोजकता होता है, हम लोगों को चाहे धातु हो चाहे अधातु, देखना तो है बाहरी और कक्षा, देखना क्या है, बाहरी कक्षा, बाहरी ऑर्बिट ही देखना है कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है। अब उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा। अब धातु वाला केस में अलग है और अधातु वाला केस में अलग है। तो देख लो, संयोजकता कैसे पता करेंगे। अगर धातु है तो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि धातु का बाहर में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही उसका संयोजकता है। जैसे ये सोडियम है, बाहर में कितना है, एक है, संयोजकता एक। मैग्नीशियम का बोलो क्या होगा, 2 8 2, तो इसकी संयोजकता कितना होगा, 2 होगा। यानी कि इसके बाहर के ऑर्बिट में, ठीक है, इसके बाहर में जितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उतना ही उसका क्या कहेगा, क्या कहोगे, उसकी संयोजकता। इसमें ना कुछ नहीं करना है, धातु है, पता होना चाहिए कि ये धातु है, और धातु में जनरली जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी बाहरी ऑर्बिट में वो क्या होगा, मैक्सिमम 4 तक ही होगा, उससे क्या होगा, ज्यादा नहीं होगा। उससे ज्यादा हो जाएगा तो वो फिर क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। लेकिन अब लोग 4 वाला एक अधातु देखे हैं, कौन, कार्बन। कार्बन में है ना बाहरी ऑर्बिट में उसका कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखो, तो क्या बोला जाता है धातु सब का केस में, धातु के केस में कहा जाता है कि बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की जितनी संख्या होगा उसका संयोजकता उतना ही होगा। अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आने से पहले तत्व का नाम पता होना चाहिए, तत्व का परमाणु संख्या, और जितना परमाणु संख्या है न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन उतना ही है। ठीक, तो सामान्यतः सबसे ज्यादा तो 1 2 3 ही होता है, 4 वाला बहुत कम। ठीक है, तो यहाँ तक। अधातु का केस थोड़ा सा अलग है। देखो तुम्हारे पीछे, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, बोर्ड की तरफ। अभी किताब में कुछ नहीं, अभी पढ़ा रहे हैं तो बोर्ड की तरफ देखो। किताब जब देखना था जब हम नहीं थे तब, उस समय इस तरह से शांत और इस तरह से किताब लेकर के बैठ के पढ़ते तो शायद तुम्हारा वो जो समय तुम बैठे रहे ऐसे वो तुम्हारा काम आ जाता। चलो इधर ध्यान दो सब बच्चा, जब हम पढ़ाए तो सबका नजर किधर होना चाहिए, बोर्ड की तरफ। अब अधातु का संयोजकता देखेंगे, तो अधातु का संयोजकता, अब वो उसके कंधा में ऐसे दे रही है, वो उसके कंधा में ये दे रही। अधातु में देखो संयोजकता, बाहरी ऑर्बिट के जितने भी इलेक्ट्रॉन होगा उसको घटा देना है, किससे, 8 से। तो देखो 8 में से घटा देना किसको, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे क्लोरीन का बाहर में कितना था, 7, क्लोरीन के बाहर में कितना था, 7 था। तो हम लोग 8 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। तो इसलिए हम लोग क्लोरीन की संयोजकता कितना बोले, 1। बताओ नाइट्रोजन का संयोजकता कितना होगा, नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन देखो उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सजाएंगे तो 2, कितना होता है, 7 टोटल होता है, तो 2 और 5, तो इसकी संयोजकता पूछेगा तो 8 - 5 इक्वल टू कितना, 3।
कितना हो गया 3। तो समझ गए धातु का संयोजकता कैसे होगा और अधातु का संयोजकता कैसे होगा, ये बात समझे ना, समझ गए इतना तक? ठीक है, चलो आगे। जैसे देखो यहाँ नाइट्रोजन का उदाहरण लेके दिखाया गया है, ठीक है, कि संयोजकता कितना 3, क्लोरीन का 1 दिखा दिया गया है। अब सुनो, अगर हम लोग आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं, हमेशा हम लोग ज्यादातर बाएं से दाएं ही जाएंगे, पहला ग्रुप से 18वां ग्रुप की तरफ जाएंगे हमेशा। तो बोला है कि बाएं से दाएं अगर जाएंगे तो क्या होगा, देखो पहले संयोजकता क्या होगा 1 से 4 तक बढ़ेगा। संयोजकता क्या होता है 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर वापस घटेगा, फिर घट करके 1, और लास्ट में जो 18वां ग्रुप है वहां जाकर के क्या हो जाता है 0। लास्ट में जो 18वां ग्रुप होता है वहां जाकर के कितना हो जाता है 0 हो जाता है। 17 तक क्या हो जाता है, देखो 17 वाला ग्रुप जो है क्लोरीन, 17 वाला जो ग्रुप है क्लोरीन, उसका कितनी ये है संयोजकता 1 है। उसके बाद 18 वाला जो ग्रुप है आवर्त सारणी वाला, उसमें कितना है 0 है। ठीक है, कितना तक हो गया, उसमें कितना है 0 है, यहां तक हो गया। अब देखो बोला है कि ऊपर से नीचे, अब अगर तुम ऊपर से नीचे आओगे, हम लोग अभी इधर से इधर गए, आवर्त में गए, एक आवर्त में अगर गए तो क्या हो गया 1 से 4 तक पहले बढ़ती है संयोजकता, फिर 4 से वापस क्या हो जाती है घटती है 3 2 1, और लास्ट में 18वां ग्रुप तक जाकर के क्या हो जाता है 0। अब अगर ऊपर से नीचे आओ तो तब क्या होगा, तो देखो ऊपर से नीचे यानी एक ही समूह में यानी एक ही ग्रुप में आओगे तो संयोजकता क्या रहेगा समान रहेगा, नहीं बदलेगा। इसलिए जैसे ग्रुप नंबर 1 है, उन सभी तत्वों का जो संयोजकता है वो कितना है 1 है। ग्रुप नंबर 2 है, उन सभी का जो संयोजकता कितना है 2 है। इसी तरह ग्रुप नंबर 18 है, उन सभी का संयोजकता कितना है 0 है। ग्रुप नंबर 17 है, उन सभी का संयोजकता कितना 1 है। यानी एक ग्रुप का, यानी ऊपर से नीचे अगर पीरियोडिक टेबल में आओगे तो एक ग्रुप का जो तत्व है उन सभी का जो संयोजकता होता है वो क्या होता है एक समान होता है। क्या होता है एक समान होता है, यानी बराबर होता है। यहाँ समझ गए संयोजकता वाला बात, समझ गए ना? अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे परमाणु का आकार, एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज का मतलब कितना बड़ा है, ठीक है। देखो क्या कहते हैं हम लोग परमाणु का आकार, ये पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पीएम का मतलब क्या होगा पिकोमीटर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सुनो, एटम को जनरली कैसा माना जाता है गोला आकार, कैसा माना जाता है स्फेरिकल साइज का। ठीक है, एटम को क्या माना जाता है गोला आकार। तो सुनो, तो उसमें उसका त्रिज्या होगा, त्रिज्या के आधार पर ही उसका साइज होगा। जिसका त्रिज्या क्या होगा जितना ज्यादा होगा वो उसका साइज क्या होगा उतना ज्यादा होगा। जिसका त्रिज्या जितना ज्यादा होगा उसका जो ये होगा एटम का साइज होगा वो क्या होगा उतना ज्यादा होगा। तो ध्यान दो, देखो क्या बोला गया है परमाणु का आकार में, देखो परमाणु क्या है त्रिज्या को दर्शाता है। परमाणु किसको दर्शाता है त्रिज्या को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि कोई एटम होगा उसका त्रिज्या जितना बड़ा होगा उसका आकार उतना बड़ा होगा। ठीक, इसको जो परमाणु का जो आकार है बहुत छोटा है, परमाणु का आकार जो है क्या है बहुत छोटा है, तो उसके लिए हम लोग छोटा यूनिट लेंगे, और यहाँ छोटा यूनिट हम लोग किसको लेते हैं पिकोमीटर को, उसको डिनोट करते हैं पीएम से। एक पिकोमीटर कितना के बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर के बराबर। नैनो कितना को कहते हैं नैनोमीटर, 10⁻⁻9 मीटर को क्या कहते हैं 10⁻⁻9 मीटर को क्या कहते हैं नैनोमीटर। 10⁻⁻6 को क्या बोलते हैं माइक्रोमीटर, माइक्रो बोलते हैं। मीटर में अगर होगा तो ये सब मीटर में अगर होगा तो ठीक है। इसी तरह से 10⁻³ को मिलीमीटर कहते हैं।
एंगस्ट्रम कितना को कहते हैं? पूछा है, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है तुम लोगों का, बताओ एंगस्ट्रम कितना को कहते हैं? बोले एंगस्ट्रम कितना को कहते हैं? 10⁻⁻10 को, 10⁻⁻10 को एंगस्ट्रम इस तरह से लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव में फिजिक्स में पूछा हुआ है, ठीक है, चलो ध्यान दो। तो इसका मतलब इसका यूनिट छोटा है, इसको मापेंगे क्या चीज से? पिकोमीटर से। तो देखो अब अपने से सोचो कि आवर्त सारणी का तुम अगर एक ग्रुप में या ऊपर से नीचे हो सकते हो या आवर्त में बाया से दाया तरफ जा सकते। हम लोग पीरियोडिक टेबल में हमेशा दो डायरेक्शन में जाएंगे, एक ऊपर से नीचे और एक बाया से दाया। ऊपर से नीचे आएंगे तो ग्रुप का बात करेंगे और दाया से बाया तो पीरियड का बात करेंगे। यानी ऊपर से अगर नीचे आए तो एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, और अगर बाया से दाया का बात किया जाए तो एक आवर्त का बात किया जाएगा। तो तुम लोग खुद सोच करके बताओ पहले कि अगर ऊपर से नीचे आओगे तो एटम का साइज बढ़ेगा कि घटेगा, और अगर दाया से बाया जाओगे तो एटम का साइज बढ़ेगा कि घटेगा, ये पता होना चाहिए। तो अब देखो आवर्त में यानी पीरियड में, यानी ऐसा बाया से दाया जा रहे, तो सुनो आवर्त में बाएं से दाएं अगर जाएंगे तो परमाणु का आकार घटेगा। अब फिर क्यों घटेगा? जबकि परमाणु संख्या तो बढ़ रहा है, ठीक है। लिथियम और बेरिलियम को ले लो, मानो लिथियम और बेरिलियम, इसका परमाणु संख्या कितना है? 3 है, और इसका परमाणु संख्या कितना है? 4 है। अगर इसका तुम ऑर्बिट बनाओगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें अंदर में कितना? 3 प्रोटॉन होगा। दूसरा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। इसका में अंदर में 4 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और बाहरी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन मान लो। लेकिन बोला जाता है कि बाया से दाया अगर जाएंगे तो बाया में पहले तुमको लिथियम मिला, फिर उसके बाद तुमको क्या मिला? बेरिलियम मिला। कंसेप्ट के हिसाब से क्या होगा? इसका साइज ज्यादा बड़ा होगा, इसका साइज छोटा होगा। क्यों होगा? तो सुनो, देखो इसमें भी 2 ऑर्बिट है, इसमें भी 2 ही ऑर्बिट है। ये नहीं कि यार सर ज्यादा बड़ा बना दिए, वो नहीं है, हम बना दिए वो अलग बात है, जबकि इसको छोटा बनाना चाहिए उस हिसाब से। देखो यहाँ पे भी 2 ऑर्बिट है, यहाँ पे भी 2 ऑर्बिट है, ऑर्बिट तो दोनों में 2 है। अब रह गया इलेक्ट्रॉन, इसमें बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब बात करें नाभिक का, तो उसके नाभिक में 3 प्रोटॉन है और उसके नाभिक में 4 प्रोटॉन है। तो देखो जैसे जैसे यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगा ना, तो वो इलेक्ट्रॉनों को उतना ज्यादा अपनी तरफ खींचने का कोशिश करेगा। तो यहाँ पे देखो नाभिक के आवेश बढ़ता है, तुम बाया से दाया जाओगे तो नाभिक परमाणु संख्या बढ़ता है ना, तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ता है। तो बोलता है नाभिक के आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण बढ़ता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जब आकर्षण बढ़ेगा तो बताओ इतना ही साइज घट करके कम होगा कि नहीं होगा? बात समझे? क्या समझे? तो हम बोले चलो इधर ध्यान दो, अब शांति से सुनो क्या समझा रहे थे। अगर तुम आवर्त सारणी के बायां से दायां जाओगे, यानी एक ही पीरियड में जाओगे या एक आवर्त में अगर तुम जाओगे, तो पहले कम परमाणु संख्या वाला एटम मिलेगा, उसके बाद उससे ज्यादा परमाणु संख्या वाला एटम मिलेगा, उसके बाद उससे और ज्यादा क्या है? परमाणु संख्या वाला एटम मिलेगा। लेकिन अगर एक ही पीरियड है तो उसमें जो कक्षा की संख्या है वो समान है सबका। कक्षा की संख्या क्या है? समान है। कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन जो कक्षा की संख्या है वो क्या है? समान है। पहला वाला में 1 ही कक्षा है पहला आवर्त में, दूसरा आवर्त में 2 कक्षा है, तीसरा आवर्त में 3 कक्षा है, चौथा आवर्त में 4 कक्षा है,
पांचवा आवर्त में 5 कक्षा है, जैसे जैसे आवर्त है वैसे वैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ते चले जाएगा। ध्यान दो, वैसे वैसे कक्षाओं की संख्या क्या होगा, बढ़ते चले जाएगा। ध्यान दो इधर, वैसे वैसे कक्षाओं की संख्या क्या होगा, बढ़ते चले जाएगा। और उसमें इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या बढ़ते चले जाएगा। उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ते चले जाएगा। देखो अब ध्यान दो, अब देखो तुम अगर एक आवर्त में जा रहे हो, एक आवर्त में, तो पहला वाला तत्व और दूसरा वाला तत्व में क्या अंतर है, इसका एक परमाणु संख्या कम है, उसके बाद वाला तत्व का एक परमाणु संख्या ज्यादा है, उससे और आगे जाओगे तो उसका और ज्यादा है। लेकिन एक ही आवर्त में कक्षा की संख्या समान है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। ठीक है, सिर्फ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। अगर किसी का इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो नाभिक में तो प्रोटॉन भी बढ़ रहा है ना, तो जितना इलेक्ट्रॉन और जितना प्रोटॉन होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, आकर्षित होगा, क्योंकि प्रोटॉन धनात्मक है और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या आना चाहता है, साथ आना चाहता है, तो वो उतना ज्यादा करीब आएगा, और जितना ज्यादा करीब आएगा एटम का साइज उतना कम होगा। इसीलिए आवर्त में तुम बायां से दाया जाओगे तो एटम का साइज क्या होगा, घटेगा। जबकि हम लोगों का ऐसे दिमाग में तो चलना चाहिए कि बढ़ेगा सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का संख्या अगर बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ प्रोटॉन का भी संख्या बढ़ रहा है, ऑर्बिट की संख्या तो बढ़ नहीं रहा है, एट्रैक्शन बढ़ रहा है, एट्रैक्शन बढ़ने के कारण एटम का साइज घट रहा है। ठीक है, तो ये बोला गया आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे तो परमाणु का आकार क्या होगा, घटेगा। ठीक है, कारण क्या है, तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि नाभिक में कौन सा चार्ज होता है, बोलो तो तुम लोग, नाभिक में कौन सा चार्ज होता है, नाभिक में कौन सा चार्ज होता है, इधर से तीनों बेंच बोलो, बोलो, वहां से तीनों बेंच बोलो तो, नाभिक में कौन सा चार्ज होता है, लास्ट बेंच बोलो, नाभिक में कौन सा चार्ज होता है, नाभिक में कौन सा चार्ज होता है, फर्स्ट बेंच है? कौन सा चार्ज होता है, कौन होता है ये नहीं पूछे, नाभिक में कौन सा चार्ज होता है, चलो बॉयज में सब बोलो, धन आवेशित होता है नाभिक, पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है उसमें और न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन नाभिक का चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये पता होना चाहिए ना। देखो केमिस्ट्री तब समझ में नहीं आता है जब पहले कुछ पता ही नहीं रहता है। केमिस्ट्री में बहुत सारा कंसेप्ट को साथ में लेकर के चलना पड़ता है, लेके चलोगे नहीं, एक चीज को छोड़ दोगे, एक चीज को लेके चलोगे तो होगा नहीं, और सारा चीज समझा हुआ होना चाहिए। तो ध्यान दो अब, तो तुमसे ये रीजन पूछ सकता है क्या, बोलो तो, कि दाएं से बाएं जाने पर परमाणु का आकार क्यों घटता है, बोलो। तो तुम ये कहोगे कि नाभिक क्या है, आवेश बढ़ता है या प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है, नाभिक आवेश बढ़ता है, और नाभिक आवेश बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण बढ़ता है तो जिसके कारण परमाणु का आकार छोटा होता है। ये अब तुमको लिखने आना चाहिए, समझे। अब ये तुमको क्या होना चाहिए, लिखने आना चाहिए। अब आगे सुनो, समूह के, देखो अब समूह में, अब एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, अब ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तब क्या होगा, बढ़ेगा ही। तुम जानते हो कि एक, देखो पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, इसमें एक ही ऑर्बिट, इसमें 2 ऑर्बिट, इसमें 3 ऑर्बिट, इसमें 4 ऑर्बिट, ऑर्बिट की संख्या बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली बढ़ रहेगा। तो यही है, देखो समूह में अगर ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा, देखो परमाणु आकार बढ़ेगा, कारण क्या है कि प्रत्येक आवर्त में एक नया कोष आकर के जुड़ जाता है, जितना कोष है उतना ही उसका आवर्त है ना। पहला वाला जो पीरियड है उसमें कितना तत्व है बताओ तो,
पहला वाला पीरियड में, पहला वाला आवर्त में टोटल कितने तत्व हैं? 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ये भी पूछेगा। सबसे छोटा आवर्त कौन है? पहला है, जिसमें सिर्फ कितना तत्व है? 2। दूसरा आवर्त में कितना तत्व? 8। तीसरा में भी 8। चौथा और पांचवा में कितना? 18 18। चौथा और पांचवा में कितना? 18 18। और छठा और सातवां में 32 32। 18 और 14 नीचे है, 14 14 28। 18 और 14, और वो लिखा हुआ है, वो तुम पता होना चाहिए। समझ गए? समझ गए ना इतना तक? समझे? चलो इधर आ जाओ। तो बताओ, परमाणु का आकार अगर आवर्त सारणी में हम लोग बायां से दायां जाएंगे तो क्या होगा? परमाणु का आकार घटेगा कि बढ़ेगा? बायां से दायां जाएंगे तो घटेगा। अगर हम लोग आवर्त सारणी के ऊपर से नीचे आएंगे यानी एक वर्ग में, तो परमाणु का आकार बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ेगा। एक केस में बढ़ा और एक केस में घटा, यानी कि छोटा हुआ। ठीक है, ये दोनों पढ़ लिए। धात्विक और अधात्विक गुण हम लोग पढ़ लिए हैं। धातु वाला चैप्टर में भी पढ़े, आज भी पढ़े, फिर अब पढ़ रहे। तो देखो, धात्विक गुण क्या पढ़े हम लोग कि अगर तुम पीरियोडिक टेबल का बायां से दायां जाओगे तो धात्विक गुण क्या होगा? घटेगा। तो यही है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पर हम लोग धात्विक गुण कहते हैं। जो धातु होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, वही क्या होगा? धातु होगा। तो आवर्त के तुम अगर कहा बाएं से दाएं जाओगे तो धात्विक गुण घटेगा, और समूह में अगर तुम ऊपर से नीचे आओगे तो धात्विक गुण क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। अगर कोई पूछेगा क्यों बढ़ेगा? हाँ, क्यों आसानी से त्यागेगा? क्यों? देखो क्यों, देखो पहला वाला में पहला ऑर्बिट है, मान पहला वाला में 2 ऑर्बिट है। तीसरा वाला से क्या होगा? अब देखो, इसका बाहरी ऑर्बिट नाभिक से ज्यादा दूर हो गया, तो दूसरा वाला का एट्रैक्शन और तीसरा वाला का एट्रैक्शन में फर्क है। बगल से दिखेगा तो क्या हुआ? ज्यादा एट्रैक्शन होगा। दूर से कम खूबसूरती दिखेगा तो कम एट्रैक्शन होगा। क्या? तो यही चीज है, बगल में ज्यादा एट्रैक्शन, ठीक है, दूर हो जाएगा तो एट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज है, यानी धातु गुण क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तुम लोग बोलते का ही नहीं हो, तुम लोगों का भी आवाज आना चाहिए माइक में। हाँ, तो बोला करो, जब तुम लोगों को बोलने बोलते उस समय बोलो। बात यह है कि क्लास में तुम लोग जितना ज्यादा हमको क्या साथ दोगे पढ़ाने में, क्लास उतना ज्यादा तुमको इंटरटेनमेंट के साथ साथ समझ में भी आएगा। और क्लास में अगर, हाँ क्या हो गया? वो तो तुम लोगों की वजह से परेशान कर रहा है ना, बोल रहा है कि तुम लोग अपना साफ सफाई का ध्यान रखा करो। समझे? साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। चलो ध्यान दो। तो क्या बोला है? अब देखो अधात्विक गुण, देखो ध्यान दो। अधात्विक गुण इसका उल्टा, धात्विक गुण जो हो गया उसको उल्टा कर लो। इलेक्ट्रॉन क्या करने की प्रवृत्ति होती है? ग्रहण करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति। ठीक। आवर्त में अगर तुम बाएं से दाएं जाओगे तो क्या होगा? बाएं से दाएं जाओगे तो अधात्विक गुण, ये याद देखो, धात्विक गुण घटता है तो अधात्विक गुण बढ़ता है। समूह में ऊपर से नीचे अगर आओगे तो क्या होगा? यहाँ देखो, धात्विक गुण बढ़ता है, यहाँ अधात्विक गुण घटता है, एक दूसरे का उल्टा है। ठीक। अब कुछ उदाहरण है, जैसे बोरॉन क्या है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टोल्यूइन और क्या है? पोलोनियम। ठीक है, से क्या है? परिवर्तन स्पष्ट नहीं होता है। ये सब क्या है? ये सब उपधातु है। और पूछ लेता है उपधातु के नाम बताओ। ठीक है, ये सब क्या है? उपधातु है। ठीक है, ये सब क्या है? उपधातु है। ठीक है,
समझ गए यहाँ तक? पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टोरिन, क्या पोलोनियम, ये सब याद रखना, उपधातु सबका नाम ये लिख लेना उपधातु कह करके। विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यही है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो देखो विद्युत ऋणात्मकता देखो तो क्या है, किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति, और इसका सबसे विद्युत ऋणात्मक है फोन, FON, फोन। F से फ्लोरीन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन। यानी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा जो विद्युत ऋणात्मक है, यानी दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींचने वाला जो होता है, यानी बेईमान प्रवृत्ति वाला है ये। ठीक है, पहले दोस्ती कर लेगा फिर उसको नुकसान पहुंचा देगा। ठीक है, तो वो कौन है, फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद नाइट्रोजन है। जैसे मानो कि यह कार्बन है, आपस में यहाँ हाइड्रोजन 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 जुड़ा और यहाँ फ्लोरीन जुड़ गया। ये लोग तो क्या किया था, हिस्सा बराबरी बराबरी का था, लेकिन ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपने तरफ खींच लेगा ज्यादा। समझ गए? तो ये चीज है। तो विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या हो गया, ऋणात्मक कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वही ना ऋणात्मक। जैसे क्लोरीन लेता है उसमें चार्ज क्या लिखते थे हम लोग, माइनस। यानी कि कौन लेता था, अधातु सब, अधातु सब विद्युत ऋणात्मक होगा। देखो फ्लोरीन भी अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है, नाइट्रोजन भी अधातु है। तो बोलता है देखो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर कौन, अधातु। अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, अधातु। ठीक, अब सुनो, धातु कम विद्युत ऋणात्मक होता है, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, खींचने वाला कम होता है। अधातु क्या है, अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपने तरफ खींचता है, तो ये क्या होगा, विद्युत ऋणात्मक ज्यादा होगा। ठीक, अब सुनो, अत्यधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन है, सीजियम, सबसे ज्यादा पॉजिटिव, मतलब जल्दी दे देगा इलेक्ट्रॉन मानो। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति आसानी है इसको सीजियम में, यानी कि सबसे ज्यादा धनात्मक पूछा, ये ऋणात्मक नहीं है, फिर ध्यान रखना, क्योंकि क्या है, ये धातु है। तो अत्यधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन है, सीजियम। और अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है, ये देखो फ्लोरीन। बोले ना सबसे ज्यादा बेईमान कौन है, ठीक है, फ्लोरीन है। उसके बाद कौन है, ऑक्सीजन, उसके बाद कौन है, नाइट्रोजन है। तो पीरियोडिक टेबल में खोज के देखो फ्लोरीन कहाँ है और सीजियम कहाँ है। बताओ फ्लोरीन कहाँ है, और सीजीएम को खोजो, सीजीएम नहीं मिल रहा तुम लोगों को, अब हमको तो बुला रहा है वो। धातु के तरफ देखोगे ना, 6 नंबर पीरियड में देखो कहाँ है, मिल गया सीजीएम। हाँ चलो ठीक है, मिल गया ना। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या 55। ठीक है, चलो यहां तक हो गया सबका ना। ठीक है, ध्यान दो अब, ऑक्साइड यानी जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और ऑक्सीजन के साथ जुड़ के रहता है उसी को क्या कहते हैं, ऑक्साइड। ठीक है, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के रहता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ बने यौगिक को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्साइड। सबसे सिंपल ऑक्साइड तुम लोगों को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत पहले से भी पढ़ते हो, जब ऑक्साइड नहीं पढ़े थे तब से कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ रहे हो। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, CO2, तो कार्बन किसके साथ यहाँ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ, दो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए डाइऑक्साइड बोल दिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी तरह से CO, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो मतलब एक, यानी कार्बन कितने ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, एक, तो इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ गए?
तो सुनो, ऑक्सीजन के साथ जो यौगिक बनाएगा उसी को हम लोग उसका क्या कह देंगे, ऑक्साइड कह देंगे। ऑक्सीजन के साथ जो क्या होगा, जुड़ेगा, उसी को हम लोग क्या कह देंगे, उस यौगिक को ऑक्साइड कह देंगे। तो जनरली कौन धातु ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और कैसा ऑक्साइड बनाता है, क्षारीय। और अगर अधातु ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो वो कैसा बनेगा, अम्लीय। और ये हम लोग दो जगह पढ़े हैं, एक अम्लीय क्षार और लवण वाला चैप्टर में, और एक धातु और अधातु वाला चैप्टर में। फिर वापस तीसरा, 5 चैप्टर में तीसरा बार पढ़ रहे हैं। इसलिए बोले थे कि जिसका पहला पहला चैप्टर सब सही रहेगा, लास्ट चैप्टर आते आते उसका सारा सही होगा, और जिसका पहला पहला चैप्टर ठीक नहीं होगा, लास्ट आते आते खत्म हो जाएगा। समझे? चैप्टर तो खत्म होगा, उसका पढ़ाई भी खत्म हो जाएगा। चलो इधर ध्यान दो। जैसे देखो, सोडियम धातु है, सोडियम के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। तो क्या हो गया, ये सोडियम ऑक्साइड हो गया। कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, कैल्शियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम के साथ जुड़ा हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसी तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड। समझ गए? आवर्तता, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, पीरियोडिसिटी। देखो, आवर्त सारणी में निश्चित अंतराल के बाद गुणों की पुनरावृत्ति को आवर्तता कहते हैं। आवर्तता किसको कहते हैं, सुनो ध्यान दो। आवर्तता किसको कहते हैं, यानी कि एक निश्चित गुण के बाद फिर वापस गुण आ जाए। देखो, आवर्त सारणी में निश्चित अंतराल में, जैसे सारे गामा में बोले नहीं थे कि हर आठवां फिर पहला से क्या हो जाता है, मैच करता है गुण। तो देखो, आवर्त सारणी में निश्चित अंतराल के बाद गुणों की पुनरावृत्ति को आवर्तता कहते हैं। पुनरावृत्ति का मतलब होता है फिर से रिपीटेशन को। ठीक, अब आगे सुनो, यहां तक पढ़ लिए। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होगा, तो सुनो, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ये 2n² पे क्या करता है, डिपेंड करता है। n क्या है, कोष की संख्या। जैसे पहला सेल क्या है, के सेल, उसका n कितना 1, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। दूसरा सेल का क्या है, l, n कितना 2, गुना करके देखोगे 8। तीसरा सेल क्या है, m, m है, m सेल, इसका n कितना होगा 3, तो कितना होगा 2 गुना 3 पर स्क्वायर, 3 3 9 दूनी 18। ये के बाद क्या है, m के बाद क्या होगा, n सेल, इसमें n कितना होगा 4। ठीक है, तो क्या होगा 2 गुना 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 दूनी 32। समझ गए? ठीक है, तो ये यहां तक है। ठीक है, आज हम लोग इसको यही कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट कल हम लोग इसको यहां तक चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं।